सो हेलो एवरीवन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप करके जाएं। अब इसके दो सोर्सेस हैं। पहली चीज़ तो ये कि 2 साल का कंटेम्प्रेरी पार्ट आपको करके जाना, जो मैंने मैराथन के माध्यम से इसी चैनल पे कराया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस आपको करके जाने ही जाने हैं। तो उसका एक पूरा मैंने लिस्ट प्रिपेयर किया है। इन सारे टॉपिक्स को आपको गो थ्रू होना है। इनसे रिलेटेड लिंक्ड या कैसे ऑप्शनल ऑप्शंस की फ्रेमिंग है वो आपको सीख के जाना है, कि मतलब आपको आइडिया रहेगा अच्छा ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और ये टॉपिक है, इसके कुछ सब टॉपिक्स भी क्या पता रिपीट हो जाएं, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिए कि जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं उनको भी दिमाग में रखना है, और जो ऑप्शंस हैं उनको भी माइंड में रखना है कि क्वेश्चंस किस तरीके से बने हैं और आंसर किस तरीके से निकल रहा है। पहला देखिए टॉपिक देखिए, दैट इज द मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, जो कि डिस्कस्ड है 2024 में। ये क्वेश्चन आया भी था, तो ये किससे रिलेटेड है? तुरंत आप आंसर देखिए और ये आपको दिमाग में रखना है कि इसका आंसर क्या है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। इसमें देखिए दो शब्द हैं। एक तो इसमें बायोलॉजिकल माइक्रोब्स हैं, मतलब जो पानी, गंदा पानी आता है उसको ट्रीट करने के लिए सर्टेन बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। जो माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, वेस्ट को खा जाते हैं। दे जनरली, जैसे अगर आप माइक्रोब्स देखेंगे ना, तो ये बैक्टीरिया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी वेस्ट है वो उसको कंज्यूम कर जाते हैं, खा जाते हैं। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा, इसमें ये एक मेम्ब्रेन सी होती है, ऐसे फिल्ट्रेशन। तो फिर यहाँ से गंदा पानी गया, जो माइक्रोब्स हैं ये अगर आप देखोगे, ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, वेस्ट वाटर के अंदर जो भी गंदगी होगी उसको खाएंगे। और फिर यहाँ पे ये फिल्टर लगा होता है, मेम्ब्रेन होता है ये फिल्टर, और यहाँ जो पानी निकलेगा वो साफ सा पानी निकलेगा। तो ये कंसेप्ट है, दैट वी कॉल इट एज मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर की तरफ हम जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एरियल मेटाजिनोमिक्स। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे भी ध्यान में रखना, दो वर्ड यहाँ पे मेंशन्ड है, एरिया और एरियल, और जो है मेटाजिनोमिक्स। इस फील्ड में जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस फील्ड में आपको नोबेल प्राइज भी मिले थे। मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको, एक वीडियो मैंने बना रखा है नोबेल प्राइज के लिए, बट अगर आपको चाहिए कि दूसरा वीडियो भी क्रिएट किया जाए तो आप जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, कि सारे नोबेल प्राइजेस एटलीस्ट इस साल के आप चाहेंगे एक रिवीजन वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द आपके मेंशन है, ध्यान से देखिए। एक तो एरियल है और दूसरा मेटाजिनोमिक्स है। मेटाजिनोमिक्स का मतलब है जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जैसे मान लीजिए ये पूरा जंगल है, अब यहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल रिकवर किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंटल सैंपल। जैसे सपोज करिए मैंने कोई पत्ती ली, कोई सॉइल लिया, कुछ भी ऐसा कंटेंट लिया, अब जो भी एनवायरमेंटल सैंपल होंगे ना, उस एनवायरमेंटल सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, जो भी एनवायरमेंटल सैंपल है उससे आपने डीएनए को जो भी एक्सट्रैक्शन किया, और वो जो डीएनए है उसके बेसिस में उसको सीक्वेंस करके आपको जानकारी मिलेगी कि अच्छा यहाँ पे डाइवर्सिटी किस तरीके से, किस प्रकार के जीव यहाँ पे पहले मौजूद रहते थे। तो ये आपको जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे, दैट इज कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम द एयर हैबिटेट एट वन गो, एक गो में जो है वो आपका रहेगा। तीसरा देखिए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पर्पस के लिए जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है। अब इसमें आप क्लास 12 की बायोलॉजी की जो बुक पढ़ेंगे जिसमें बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन्ड है। तो अगर आपने पढ़ा है तो उसको भी गो थ्रू होंगे, और ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी पार्ट में भी न्यूज़ में था। तो यहाँ पे पूछा क्या, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट देखिए, डीएनए की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो डीएनए है वो डीएनए मौजूद का है, हर एक ऑर्गेनिज्म वो सेल्स का मिलकर बनता है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका मौजूद डीएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है। डीएनए का जो कोडेड पार्ट होता है उसको जीन बोलता है, और जो नॉन कोडेड पार्ट डीएनए का होता है उसको जंक डीएनए बोलता है। अच्छा, आज के समय में ये भी एक स्टडी आई है कि जो जंक डीएनए है उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। पहले ये माना जाता था कि ये जंक डीएनए किसी का काम का नहीं है, लेकिन अब ये कहा जाता है कि नहीं, जो जंक डीएनए है वो भी काम का है। अब देखिए, जो ये डीएनए है, जब हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं, तो माइक्रो सैटेलाइट ऐसे शॉर्ट ट्रैक्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए है जो हाईली वेरिएबल है, प्रिडिक्टेबल है, म्यूटेशन रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड स्पीसीज। इन द सेंस अगर हम देखेंगे कि देयर आर सर्टेन, जैसे सपोज करिए ये पूरा डीएनए है, जैसा आप डायग्राम में भी देख सकता है, तो इसमें देयर आर सर्टेन सीक्वेंस जो क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस बेसिस में अपने आप को रिपीट करते हैं। मतलब दीज आर शॉर्ट ट्रैक्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए। जैसे सपोज करिए ये एक सीक्वेंस है और ये कंटिन्यूस बेसिस पे रिपीट होगा। इसके अगर ये सीक्वेंस आपको पता है, तो इस सीक्वेंस के बेसिस में रादर देन गोइंग थ्रू कंप्लीट डीएनए की, भाई पूरे कंप्लीट डीएनए की आपको प्रोफाइलिंग करनी है, तो अगर इतने से पार्ट है जिसमें ये सीक्वेंस कंटिन्यूस बेसिस में रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेशन के बेसिस में हम बहुत सारी डीएनए के बारे में जानकारी जो है ले सकते हैं। इसको हम शॉर्ट टैंडम रिपीट वर्ड भी जो है वो यूज करते हैं, एसटीआर। जैसे अगर आपको याद हो, तो जब अहमदाबाद के अंदर जब एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो उस प्लेन क्रैश के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ऑलमोस्ट एक ही पर्सन बचा था और सबकी डेथ हो गई थी। अब उसमें कैसे पता चलेगा कि मतलब
कि कौन सा पार्ट है, क्योंकि बॉडी तो पूरी मिली नहीं है, तो शरीर का कुछ हिस्सा बचा है। उससे उन्होंने क्या किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, और डीएनए से भी क्या किया कि जो भी पैसेंजर थे उनके परिवार वालों का डीएनए ले रखा था, और जो भी डीएनए मतलब वहाँ पे जो मिला उस डीएनए से खास तौर से जो एसटीआर है, जो शॉर्ट टैंडम रिपीट है, उसको ही कंपेयर किया, पूरे डीएनए को प्रोफाइल करके नहीं किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकली हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए भी शब्द यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंटेक्स्ट में है, यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बट यहाँ ध्यान देख लीजिएगा। यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक ये भी तरीके का क्वेश्चन है जो यूपीएससी आजकल पूछ रही है, जहाँ पे ऑल शब्द लगा देते हैं। तो ऑल शब्द जहाँ भी हो, तो आप थोड़ा सा, अगर आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है तो आप मानकर चलिए कि ऑल जहाँ भी लगा होगा वो एक तरीके से स्टेटमेंट गलत होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आप ध्यान में रखिए कि जब भी ऐसा कभी बोले जहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये टेक्नोलॉजी ये नहीं कर सकता है, वो स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा ये भी याद रखिए, जहां पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट होते हैं, मे वाले, वो स्टेटमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में सही होता है। अब यहाँ पे देखिए, सारे जो यूएवीज हैं दे कैन डू सो कॉल्ड वर्टिकल, जो वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जो मतलब दे क्या मतलब उन्हें वर्टिकली ही लैंड करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब दे कैन डू वर्टिकल लैंडिंग या ऑटोमेटेड हावरिंग, ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नन आंसर इसका होगा। दूसरा इस पे अब ये देखिए कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इस पर मैंने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके एक अच्छा वीडियो भी बनाया था। आप बताइएगा कि अगर एक शॉर्ट में वीडियो चाहिए होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी कंटेक्स्ट में, तो मैं क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, तो आप गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसमें देयर आर फिक्स्ड विंग, एक सर्टन फिक्स्ड विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जिनको क्या है, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की जरूरत होती है, मतलब दे रिक्वायर रनवे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वर्टिकली लैंड कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें एक रनवे चाहिए, जैसे हवाई जहाज होता है ना, तब फिर उस तरीके से वो लैंड करते हैं। तो ऐसा वर्टिकली लैंडिंग सारे नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो हावरिंग है, इट ऑल्सो रिक्वायर हॉरिजॉन्टल रोबोट्स, हॉरिजॉन्टल रोटर्स, ठीक है। रोटर्स जो हैं, जैसे ये आप देखेंगे ना, ऐसे ये रोटर्स होते हैं जो घूमने वाले होते हैं। तो हावरिंग जब भी जैसे ऊपर ऊपर ऐसे घूम रहा है, तो हावरिंग रिक्वायर्स हॉरिजॉन्टल रोटर्स। और फिक्स्ड विंग जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, दे मस्ट ऑल्सो मेंटेन अ फॉरवर्ड मूवमेंट टू स्टे एयरबॉर्न। तो यहाँ पे आपका जो कहा गया है कि सारे जो है वो ऑटोमेटेड ऐसे लैंड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका ये भी गलत है। और दूसरा, इसमें बैटरी एज अ सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो लार्ज मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं वो फ्यूल भी यूज़ करते हैं। आजकल तो देखिए सोलर लाइट का भी कंसेप्ट आ रहा है कि उसको यूज़ करके भी बैटरी चार्ज होती है और फिर वो वर्क करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कौन कौन से जो हैं, दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो हैं जनरली नोन एज Cl20, HMX एंड LLM105, ठीक है। ये तीन चीजें इन्होंने पूछी है। तो ये जनरली एक्सप्लोजिव है, मिलिट्री वेपन्स के अंदर यूज होता है। तो देखिए, मिलिट्री कंटेक्स्ट में आप देखिए तो आज के समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा सा बेसिक्स चाहे तो वैसे भी रीड करके जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक गो थ्रू होना चाहिए कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक अपकमिंग फील्ड है जो जो आपको जरूरी है, मतलब यू शुड गो थ्रू इट, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे HMX है, ये एक पावरफुल नाइट्रोअमाइन एक्सप्लोजिव है। Cl20 है, ये भी एक पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है। और LLM105 ये भी एक इनसेंसिटिव हाई एक्सप्लोजिव है, ये भी एक हाई एक्सप्लोजिव जिसे कंसिडर किया जाता है। और इट ऑल्सो स्टेबल अंडर शॉक फायर बट हाईली डिस्ट्रक्टिव व्हेन डेटोनेटेड, मतलब अगर कभी आग हो कुछ ऐसा लग जाएगा तो ये स्टेबल रहेगा, लेकिन एक बार डेटोनेट करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो ये तीनों तरीके के क्या है, दे ऑल आर टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो कोशिश आई एम डूइंग कि आप लोग जल्दी से जल्दी ये सब रिवाइज करके जाएं, इन PYQs को आपको जरूर से जरूर गो थ्रू होना है। दूसरा देखिए, जैसे अभी जो भी रिसेंट डिफेंस के एरिया में डेवलपमेंट्स होते हैं, उन पर भी जरूर से जरूर गो थ्रू आपको रखना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सो कॉल्ड अपनी न्यूक्लियर सबमरीन है, वो लेकर आए। तो जैसे पहले की जो न्यूक्लियर सबमरीन है अभी प्रेजेंट, आई थिंक अरिधमन नाम है, तो वो कैसे बेटर है अरिहंत से, अरिघाट से कैसे बेटर है, तो वो थोड़ा कंपैरिजन पता होना चाहिए। इस पर मैंने चर्चा भी कर रखी है, जो हम लोग का डिटेल डिस्कशन हुआ था उस पर हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया हुआ है। अब इस पूरे कुछ कमिंग डेज में आई विल क्रिएट शॉर्ट वीडियोस, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम देके उन टॉपिक्स को एक बार नज़र जरूर से गो थ्रू होइएगा, नज़र एक बार निकाल लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू। अब आ जाते हैं, देखिए दूसरा ये फैक्चुअल है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डॉर्नियर 228 है,
डॉनियन क्या है, ये एक तरीके का एक ये भी वर्सटाइल ट्विन टर्बो पावर एयरक्राफ्ट टाइप इस तरीके से है, जो नेवी कोस्ट गार्ड के द्वारा यूज होता है। फिर आप देखेंगे IL-7 जो है, ये एक तरीके हैवी ट्रांसपोर्ट और मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन और रिफ्यूलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तीसरा अगर देखेंगे C-17 ग्लोब मास्टर है, ये एक मैसिव बैकबोन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ये तो तीन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वजह से करेक्टली जो मैच्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो करेक्टली मैच्ड है, बाकी सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, देखिए ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये देखिए जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं उन पर नजर रखना, खासतौर से हमारे नेबरिंग देश हैं उनके साथ अगर हमने किया है वो आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिए, और कहाँ हुई है वो जरूर से ध्यान में रखिए, किनके किनके बीच में है। अब उसमें खाली ये नहीं कि किसके बीच में हुए, दो स्टेटमेंट रट के चलेगा वैसे नहीं, मतलब आपको ये भी देखना है कि किस जगह पे हो रही है। ये भी इनका एक फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे बताया कि जो ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है, तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में नहीं, बेसिकली इंडिया श्रीलंका के बीच में हुई। तो पहला गलत हो गया, बाकी 2 3 4 स्टेटमेंट इसमें आपके सही आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ये अगेन डिफेंस कंटेक्स्ट में ही महत्वपूर्ण है, ये है अलग अलग आपके जो नए नए, जैसे हम एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, अब जैसे कई और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक हमें पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने एक प्रश्न बनाया था कि कौन सा एयरक्राफ्ट है जो कि सो कॉल्ड 5th जनरेशन का। अब इसमें एग्जांपल दिया है, अब इसमें तेजस को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, और अगर आपने रीड किया होगा तो राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का है। अब अगर 5th जनरेशन की बात करें तो अभी हमारे पास 5th जनरेशन वाला नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी 5th जनरेशन का नहीं। 5th जनरेशन जैसे एक तो 4th जनरेशन आप देखोगे तो इसमें स्टैंडर्ड जेट्स यूज होते हैं, और ये इजीली काफी मैन्योर करके मूव कर सकता है, जिसमें MiG-29 तेजस MK-1 ये सब आ जाते हैं। ये 4th जनरेशन है। रफाल थोड़ा सा उसमें और बेटर रहता है, इसमें डेकॉय सिस्टम भी ये सब मौजूद होता है, ये 4.5 जनरेशन का होता है। तो रफाल बेसिकली 4.5 जनरेशन का है, और 5th जनरेशन में जैसे यूएस का F-35 है, तो ये 5th जनरेशन। इसमें इसका ना खास बात क्या होती है, इसका जो स्टेल्थ है, मतलब प्योर स्टेल्थ, मतलब इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ये एक रहता है। इसके अंदर इंटरनल वेपन्स हैं और भी कई एडवांस चीज़ें हैं इसके अंदर रहती है, बहुत एक्सट्रीम सेंसर्स होते हैं, बहुत हाई पावरफुल सेंसर्स होते हैं, और ये रडार इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ये सब इसमें होती है। 5th जनरेशन F-35 है, तो अभी आप देखेंगे जो न्यूज़ चल रही थी F-35 ईरान ने गिरा दिया, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है मतलब काफ़ी बड़ा इशू, मतलब एक बना था कि अच्छा F-35 कैसे गिर सकता है, ऐसा चलता है क्योंकि इतनी सारी क्वालिटीज़ है, फिर इसको कैसे गिराया जा सकता है। अब आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके बैलिस्टिक, यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का और अग्नि 5 का। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये लोग और भी एक यूपीएससी खेल खेलती है, वो क्या करती है कि जो जो बात बैलिस्टिक मिसाइल की है, और मान लीजिए यहाँ क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल वाली बात यहाँ लिख देंगे, ये वाली बात यहाँ लिख देंगे, मतलब कुल मिला के इन्होंने क्या कर दिया है, स्टेटमेंट को एक्सचेंज कर दिया। और ये बहुत कॉमन स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कभी भी बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना। कभी भी आप रीड करते हैं तो 2 2 3 3 लाइन के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो कंप्लीट रीड करिए। जैसे अगर आप देखेंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो हमेशा पैराबोलिक पाथ अपनाती है इस तरीके से, ठीक है। जैसे अग्नि क्या है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज क्या है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल, वो सीधा ऐसे ही जाती है, हिट करती है। और इसमें कई स्पेसिफिक होती हैं जो कि क्या करती हैं, लोअर टेरेन, मतलब वो क्या करती है, एकदम नीचे से होते हुए जाती हैं। यूएस की टोमाहॉक करके जैसे जो है, उसकी खासियत क्या है कि वो टेरेन के हिसाब से अपने आप को ऊपर नीचे कर सकती है, मतलब टेरेन लविंग टाइप है, मतलब पहाड़ आ गया तो ऊपर चली जाएगी, घास टाइप प्लेन एरिया आ गया तो नीचे आ जाएगी, तो नीचे से एकदम उड़ते हुए जाएगी टोमाहॉक जो है। और वो क्या करती है, फिर वो रडार उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि एकदम नीचे नीचे जाके हिट कर जाती है, ये इसकी खास बात होती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इन्होंने एक्सचेंज कर दिए हैं, मतलब क्रूज मिसाइल वाला स्टेटमेंट, ये क्रूज मिसाइल वाला स्टेटमेंट है, और ये ब्रह्मोस वाला मतलब ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो गए। एक बार पॉज करके कोशिश करिए आंसर करने की। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं देखिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये सब रिवाइज हो जाएं, ये एटलीस्ट ये पीवाईक्यूज ऐसे हैं कि इनको आप एक नज़र मार के जाइए ही चाहिए, देख के जाइए। कई बार रिपीट भी होते हैं, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट रिपीट होते हैं, इसलिए हमको जरूर से जरूर करके जाना चाहिए। एक और देखते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। पूरा एक बार पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए कि ये एक्टिवेटेड कार्बन कंटेक्स्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। सो लेट्स सी क्या क्या एस्पेक्ट है इस पे, उसको एक बार जो है गो थ्रू होते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन कंटेक्स्ट में क्या क्या एस्पेक्ट है इसको देखते हैं। देखिए पहला चीज देखिए, एक्टिवेटेड कार्बन्स गुड एंड अट्रैक्टिव टूल है टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एफ्लुएंट स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, कुछ भी है, तो उसमें से आप
जो पॉल्यूटेंट्स है उसको रिमूव करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो लार्ज सरफेस एरिया होता है। देखिए सरफेस एरिया अगर लार्ज होगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा तभी तो पॉल्यूटेंट्स रिमूव करने में थोड़ा मदद मिलेगी, ये भी ठीक लग रहा है। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। मतलब एनवायरमेंटल वेस्ट से इसको हम रिमूव, मतलब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एनवायरमेंटल वेस्ट के माध्यम से हम इसको मतलब बना सकते हैं। एनवायरमेंटल जो भी वेस्ट है जिसमें हाई कार्बन कंटेंट मौजूद है उसको यूज करके हम इसको बना सकते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। अब इसमें मतलब इसमें आपको ये बताना है कि मतलब कौन एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 जो है ये तो करेक्ट है, एक सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो इसमें करेक्ट है, बट इसको एक्सप्लेन करने वाला अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो इट ओनली एक्सप्लेन वन, ठीक है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन वंस। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है इसको दोनों एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, उसको इसको अगर एक्सप्लेन करने की अगर हम बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। कि जैसे इसमें बोल रहा है कि मतलब कि ये एक प्रकार से अट्रैक्टिव टूल है, कि सिर्फ एनवायरमेंटल वेस्ट से बन रहा है इसलिए अट्रैक्टिव है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये देखिए ऐसे स्टेटमेंट्स ये लोग, मतलब आप ये भी दिमाग में रखिए कि क्यों साइंस के टॉपिक्स भी आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ के एक्टिवेटेड कार्बन क्या है। और दूसरी खास बात क्या होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि जब जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे उनको करना आसान है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप उनको करना, उनको आप पैसेज की तरह देखिए, देखिए कि स्टेटमेंट में कितना कोहेरेंस है, कैसे एक मतलब जो एक आउटपुट वो दे रहे हैं या जो एक मैसेज दे रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या वो एक दूसरे से लिंक्ड है, वो आपको माइंड में रखना है, तभी आप अपने कंक्लूजन तक रीच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये एक्टिवेटेड कार्बन के कंटेक्स्ट में है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो गो थ्रू हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जियो एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन के ऊपर है। इट यूजेज अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशंस टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके कंटेक्स्ट में सही है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप इजीली रीच कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली आइडेंटिफाई कर लीजिए, इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। ये ऑल ओनली, ये ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम शब्दों का चयन होता है, और वो आप एग्जाम में गलत कर जाएं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो चीज़ आपको कभी नहीं करनी है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। सो इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशंस बट नॉट इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ओनली होते ही गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो, सेकंड थर्ड वाला गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट बाकी आपके सही हैं, ठीक है। सो गगन गगन की बात करें तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये स्टैंडर्ड जीपीएस है जिससे कि हमने जो एक्यूरेसी है दैट वी हैव रीच्ड अराउंड 1.5 मीटर, ठीक है। और तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अगर देखा जाए, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। सिंपल सी बात है, इसको अगर आप रीड करा, अब सिर्फ ओनली शब्द अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर ले तो इजीली आंसर तक रीच कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर जो है वो रहेगा। तो ये क्वेश्चन मतलब गगन, जैसे अब ये क्वेश्चन भले आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आप रीड करते हैं ना तो ये बहुत ही मतलब क्लियर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बहुत ही ऐसे जनरल से स्टेटमेंट्स हैं, और मतलब जनरल इन द सेंस कि एक रिलेटेड एक दूसरे से स्टेटमेंट्स हैं, तो वहां तक आप थोड़ा बहुत भी अगर आप रीड किए तो अपने आंसर तक रीच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक जो टॉपिक आता है एक्सियोम 4 स्पार्डेक्स और गगनयान। इसमें पूछा है कि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कौन है, तो तीनों ही हैं, ठीक है। तो तीनों ही इसमें एक्सियोम 4 मिशन है, जिसमें हमारे खुद के जो एक क्रू मेंबर है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। स्पार्डेक्स है जिसमें हमने डॉकिंग की थी, जिसमें हमने 2 सैटेलाइट्स मतलब एक क्राफ्ट टाइप उसको स्पेस क्राफ्ट टाइप भेज कर और उनको हमने डॉकिंग कराई थी, एक साथ उनको जोड़ा था, ठीक है, जोड़ा था। बाद में हम जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे ना तो उसमें हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा तो उसमें हम ऐसी डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। फिर गगनयान है, इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जो कि दैट विल कैरी बायोलॉजिकल और फिजिकल माइक्रोग्रेविटी पेलोड भी वो कैरी आपका करेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो गगनयान है, जिसे गगनयान जो हम सेंड कर रहे हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में कर रहे हैं, डीप स्पेस में नहीं कर रहे, ध्यान में रखिए। जैसे आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस जो मिशन है उसको हमने जो मतलब हमने क्या नासा ने सेंड किया, तो नासा ने उसको डीप स्पेस में सेंड किया है, ठीक है। दैट इज बियॉन्ड द 2000 किलोमीटर डिस्टेंस। देखिए 2000 अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर का तो जो डिस्टेंस होता है, उस 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को जनरली हम लाइक वी कंसीडर, मतलब उसे हम लोअर अर्थ ऑर्बिट तक कंसीडर, उसके बियॉन्ड को डीप स्पेस में कंसीडर करते हैं। तो आर्टेमिस मिशन जो है वो आपका डीप स्पेस में गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें एक इंटरेस्टिंग है, जायंट जायंट स्टार है और ये ड्वार्फ स्टार है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसमें लॉजिकली भी थोड़ा आप सोच सकते हैं।
और स्टार इवोल्यूशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के टाइम पे। कई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे आजकल एक कंसेप्ट डार्क स्टार का भी है, ठीक है। डार्क स्टार है मतलब देयर आर सर्टेन स्टार जो डार्क मैटर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी स्टार्स होते हैं तो उनको उनके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो एक तरीके से क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो मतलब है ना, जैसे स्टार में क्या है, जैसे सन है, सन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना देता है। तो अब अगर ये हीलियम बना देता है तो फर्दर ये एक जो प्रोसेस है वो स्टार को एनर्जी के लिए यूजफुल है, ठीक है। अब कई ऐसे भी स्टार है जो कि डार्क मैटर को यूज कर रहे हैं टू मेक एनर्जी। अब ये बहुत नया कंसेप्ट है। दूसरा देखिए, स्टार जब बनते हैं ना तो स्टार बनना चालू करते हैं नेबुला से। अगर उनका मास बहुत अधिक, जो स्टार बनता है उनका मास बहुत अधिक है, तो उनका अंत न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में होता है। न्यूट्रॉन या फिर ब्लैक होल के रूप में उनका अंत होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब उनका अंत एक प्रकार से न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल कंटेक्स्ट में होता है, अदरवाइज फिर वो नहीं होता है। मतलब अदरवाइज अंत तो होता ही है। अगर छोटे स्टार हैं तो वो व्हाइट ड्वार्फ के रूप में होता है, ठीक है। ड्वार्फ का मतलब ये छोटे स्टार। अब यहाँ पे जायंट और ड्वार्फ की बात की गई है, तो जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर। देखिए जायंट स्टार क्योंकि बड़े हैं तो इनको एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत तेज रखना है, और वो उतना तेज नहीं रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। खास बात इसकी ये बात, जो ये डॉर्फ स्टार है ये ज़्यादा समय तक रहते हैं, ठीक है। तो लॉन्गर वाला स्टेटमेंट गलत है। कंपेयर टू डॉर्फ स्टार, जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, सही बात है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो ये सब बातें जो है ध्यान में आपको रखनी है। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और भी गो थ्रू हो जाते हैं। Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, ठीक है। इसको फटाफट, ये सब न्यूज टॉपिक्स आए हैं तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। Cas9 प्रोटीन जो है न्यूज में आती है, तो क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी में जो जीन एडिटिंग होती है ना, जैसे जीनोम एडिटिंग के लिए यूज होता है। डीएनए आपका है, डीएनए को एडिट करने के लिए एक जो टूल होता है उसको हम क्रिस्पर बोलते हैं, क्रिस्पर। और जो प्रोटीन यूज होती है उसको CS9 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, इसको जीन एडिटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका इसका सही है, ठीक है। तो ये क्रिस्पर CS9। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा यहाँ ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीचे डायग्राम भी बना हुआ है। ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये नई इमर्जिंग कंसेप्ट है। देखिए जो ये क्रिस्पर वाली टेक्नोलॉजी है ना, ध्यान से सुनिएगा कि जो ये क्रिस्पर वाली टेक्नोलॉजी है, अगर आप बात करेंगे ना इस क्रिस्पर वाली टेक्नोलॉजी को, तो क्रिस्पर वाली जो टेक्नोलॉजी आपकी है ये कहीं ना कहीं ध्यान से समझिएगा कि ये जो न्यूक्लियर डीएनए है ना, न्यूक्लियर डीएनए उसी में यूज होती है, ये समझिएगा, ठीक है। जो हमारा जैसे जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है तो उसको न्यूक्लियर डीएनए बोलेंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर है। देखिए डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अगर आपको एडिट करना है ना, उसमें क्रिस्पर CS9 यूज नहीं होता है। तो इसका कारण आप समझिए क्या है, कि जो क्रिस्पर CS9 होता है ना, सपोज करिए डीएनए, अब डीएनए को काटना है, इस काटने के लिए ये जो काटना है ना, ये कौन करता है, ये CS9 और क्रिस्पर, ये इसके द्वारा, ये एक प्रोटीन है और क्रिस्पर एक टूल है जो कि इसको आइडेंटिफाई करता है कि काटना कहाँ है, ठीक है। तो ये क्रिस्पर CS9 इसलिए हम बोलते हैं। तो ये सर्टेन सीक्वेंस को ऐसे काटता है डीएनए के, बट इसको गाइड करने के लिए क्या होता है कि भाई तुम्हें यहाँ पे आगे काटना है, वो उसको ले जाने के लिए हाथ पकड़ के कौन लेके जाएगा, भाई तुमको इधर काटना है, तो वो कौन करता है, वो गाइड आरएनए करता है। अब ये याद रखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें गाइड आरएनए नहीं होता, इस वजह से क्रिस्पर CS9 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हम बेस एडिटिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। जो बेस एडिटिंग है, मतलब सो कॉल्ड डीएनए में सर्टेन बेसिस होते हैं, उनके एडिटिंग के लिए जो कंसेप्ट वो है वो यूज किया जाता है। ये सब मैंने थोड़ा पढ़ाया है, गो थ्रू होइएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है, अच्छे से पढ़ेंगे तो बढ़िया कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इश्यूज बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा इसमें देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसमेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर यूज्ड है, किस पर्पस के लिए है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। देखिए क्या होता है कि जैसे या एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रियल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, देखिए क्या होता है कि जब जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर जो डीएनए आता है, तो जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, मतलब उसके सेल में जो जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो फादर मदर दोनों से आता है, ठीक है। न्यूक्लियर डीएनए में कुछ पार्ट फादर का होगा, कुछ पार्ट मदर का होगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पूरा डीएनए किससे आता है, मदर से आता है। तो अगर मदर का डीएनए फॉल्टी है तो वो बच्चे को बीमार कर देगा।
मतलब कई बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज बोलते हैं, और उसको फिर हम जीन थेरेपी के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ह्यूमंस कंटेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के लिए ये टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का इस्तेमाल जो है वो आपका किया जाता है। और ये आप है ना, तो यहाँ पे मतलब इसमें सिंपल सी बात ये होती है कि प्रयास ये किया जाता है कि जैसे इसमें जैसे आपने 3 पेरेंट्स बेबी का कंसेप्ट देखा होगा, तो उसमें जो कोई जैसे वुमेन है, जो मतलब मदर है, मदर से ही वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है, तो वहाँ पे जो डोनर है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का वो किसी और को यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, और उस वहाँ से उनका डीएनए फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा माइटोकॉन्ड्रियल, तो उससे जो बच्चा होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसी और का, न्यूक्लियर डीएनए मदर और फादर का। ठीक है, इसलिए जो बच्चा होगा वो 3 पेरेंट बेबी कहलाता है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं इसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। अगर देखा जाए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन की अगर हम बात करें, तो ये आपका लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो हैं वेक्टर के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे सपोज करिए ये आपका डीएनए है, सपोज डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो, तो यहाँ पे अगर इफ यू कैन सी, तो ये आपका सो कॉल्ड डीएनए है, ये टारगेट डीएनए है जो आप यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। वेक्टर जैसे मान लीजिए सो कॉल्ड, जैसे मान लीजिए कि जिसका इस्तेमाल आप करेंगे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। सपोज करिए मुझे एक सर्टेन जीन को ट्रांसफर करना है, या सर्टेन मान लीजिए वायरस है, और वायरस की के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मुझे ट्रांसफर करना है शरीर के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं एक सर्टन बैक्टीरिया या वायरस का यूज़ कर सकता हूँ। सपोज करिए मैं एडिनो वायरस का यूज़ कर सकता हूँ। मैं एडिनो वायरस के माध्यम से सर्टेन इन्फॉर्मेशन इस एडिनो वायरस को दूंगा, और ये एडिनो वायरस को वैक्सीन के रूप में शरीर में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, तो ये जो अप्रोच होता है इसको हम वेक्टर वैक्सीन भी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट शब्द का मतलब यहाँ पे हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे कई जेनेटिक कंपोनेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हार्मलेस वायरस सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये आपका डीएनए हो गया, ये टारगेट डीएनए हो गया। ठीक है, इसमें आपने सर्टेन चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद आपने क्या किया, इस हार्मलेस वायरस के अंदर इसको डाल दिया, इस डीएनए को आपने इस हार्मलेस वायरस के अंदर इसमें डाल दिया। अब इसको आप क्या करोगे, वैक्सीन बना के और शरीर में डाल दोगे। तो जैसे ये सो कॉल्ड कंपोनेंट शरीर में जाएगा, शरीर उसके प्रति जो है एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगा। सो दिस इज द कंसेप्ट लिंक्ड विद द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक आ जाते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। ये काफी न्यूज में था। तो ये एक प्रकार से ये मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जैसे एक ये जो सिस्टम है, जैसे जैसे हम वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑर्बिटल फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अब मिसाइल जो होती है, जो मिसाइल अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, मिसाइल इज बेसिकली पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट। एक मिसाइल होगी, उसको आप स्टेबल एक ऑर्बिट के अंदर डालेंगे। ठीक है, अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखेंगे कि आपने एक मिसाइल जो है वो लॉन्च की, लॉन्च करने के बाद फिर ये एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में मूव करेगा। मूव करने के बाद ये डी ऑर्बिट होगा, मतलब कि उस ऑर्बिट को छोड़ के एक सर्टेन टारगेट को जाके हिट कर देगा। ये चीज है, इसको हम मतलब कुल मिला के एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से आप मतलब स्पेस में जाके सर्टेन मिसाइल आपने छोड़ा, वो एक चक्कर लगाई, एक ऑर्बिट में वो मिसाइल मूव की, फिर उसने अपने टारगेट को आइडेंटिफाई किया और उसको हिट कर दिया। इस प्रकार का सिस्टम है। तो ये काफ़ी मतलब डेवलप किया गया था, और मेनली लाइक ट्रेडिशनल रडार बाय अटैकिंग फ्रॉम, मतलब मेनली जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना, मतलब 300 400 500 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से, उनको जनरली इसमें टारगेट किया जाता है इस सिस्टम में। ठीक है, फिर आ जाते हैं लीसा, डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स है। तो इसमें कौन कौन सा सिस्टम है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें आप याद रखिएगा इवॉल्व लीसा जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ग्रेविटेशनल वेव्स कब जनरेट होते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स जब भी कोई बड़ा सपोज करिए कि जैसे दो ब्लैक होल्स हैं, दो ब्लैक होल्स आपस में टकराए, तो दो ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे, दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, देयर विल बी अ डिस्टॉर्शन, एक स्पेस और टाइम कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो देयर विल बी सर्टेन सर्टेन डिस्ट्रप्शन या डिस्टॉर्शन होगा, और वेव्स फॉर्म में वो वेव्स के रूप में
जो है वो जो डिसरप्शन या डिस्टॉर्शन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जब बहुत जैसे दो ब्लैक होल्स, मैसिव ब्लैक होल आपस में टकराए, आपस में मर्जिंग उनकी हुई, तब ग्रेविटेशनल वेव्स है। तो अब इन ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाता है, उनको थोड़ा सा समझा जाता है। उसके लिए कई ऑब्जर्वेटरीज डेवलप की गई हैं इन ग्रेविटेशन, उसके बेसिस में हमें ब्लैक होल और यूनिवर्स के बारे में बड़ी सारी जानकारी जो है वो मिलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उनमें से एक ये भी है। अग्नि 4 बैलिस्टिक, तो एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो जैसे मान लीजिए सरफेस टू सरफेस है, तो यहाँ पे एक लॉन्चर होता है, फिर ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज होता है। देखिए ये जो मिसाइल्स होंगी, जैसे स्पेसिफिकली जो हम इस पे अभी चर्चा कर रहे हैं अग्नि 4 के बारे में, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल इसमें यूज होता है। 2 स्टेज का मतलब पहले एक बार ये वाला हिस्सा बर्न होगा, एक डिस्टेंस तक मिसाइल जाएगी, फिर दूसरा बर्न होगा, एक डिस्टेंस तक जाएगी, और इसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है। और यहाँ पे आपका न्यूक्लियर पेलोड होता है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर पेलोड होता है, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे होता है 4000 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका जो इसमें सो कॉल्ड आंसर होगा दैट इज ए, वन ओनली होगा। सेकंड इनकरेक्ट है बिकॉज ये 2 स्टेज फ्यूल यूज करता है। ठीक है, लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं यूज करता है। और तीसरा है इसका रेंज 7500 नहीं है, 4000 किलोमीटर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं, ध्यान में रखना। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ये लोग जो फ्रेम डिफेंस के कंटेक्स्ट में करते हैं, अभी हमने देखा भी क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल कंटेक्स्ट में ये लोग बढ़िया प्रश्न कंटिन्यूसली बना रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी इन्होंने बना रखा है पहले, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है जेट प्रोपेल्ड है, अग्नि 4 है मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब इसमें देखिए जैसे मैंने आपको पहले से बताया, इसमें पॉइंट जो आपको समझना है, बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा ऐसा पैराबोलिक पाथ अपनाएगी, जैसे यहाँ से आपने हिट किया और ये पैराबोलिक पाथ अपनाएगी बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे अग्नि 4 क्या है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। सिमिलरली अगर आप इधर देखोगे, ये जेट प्रोपेल्ड होता है, क्रूज मिसाइल जेट प्रोपेल्ड होता है, एक जेट इंजन इसके अंदर होगा और वो क्या करेगा, जलेगा और ये सीधा सीधा ऐसा हिट करेगा, पैराबोलिक पाथ जो अपनाता नहीं है। जैसे ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। अब ये दोनों जानकारी अगर आप है तो आप इजीली इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट, ये इस बार भी इन्होंने दोनों स्टेटमेंट को ऊपर नीचे करके कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड वेब के बारे में। ये क्या है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, ये इट इज अ टाइप, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे वेब 1.0 रीड ओनली, वेब 2.0 रीड एंड राइट ऑल्सो, और वेब 3.0 रीड राइट एंड ओन। ठीक है, मतलब आप अपने डेटा को ओन भी कर सकते हैं। तो जैसे वेब 1.0 के मतलब कोई भी चीज़ है इंटरनेट, मतलब ये बेसिकली इंटरनेट और इनके इवोल्यूशन कंटेक्स्ट में है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल करती है लोगों को कि वो अपने डेटा को कंट्रोल कर सके, तो 3 हमने देख लिया। उसके बाद इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी अ ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें हमें करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो वेब 3.0 है वो क्या है, इट गवर्नेंस जो है वो कलेक्टिव होता है। इसमें सर्टेन टोकन सिस्टम को यूज करते हुए, मतलब सर्टेन कोड क्रिएट होता है, उसके बेसिस में गवर्न होता है, रादर देन बड़ी कोई मतलब रादर देन की बड़ी कंपनीज है वो अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर रही हैं। तो इसमें कलेक्टिव गवर्नेंस मॉडल पर वेब 3.0, तभी डेटा को आप अपना खुद ओन कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, इसमें डिसेंट्रलाइज एप्स भी होते हैं, जहां पे लाइक इट इंक्लूड सेंसरशिप रेजिस्टेंट, किसी भी प्रकार, मतलब ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप की खुद क्रिएट किया, उसको यूज कर रहे हैं, किसी प्रकार के उसको सेंसरशिप नहीं है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मतलब जो वेब 3.0 है, इस पे इंटरनेट का जो एप्लीकेशन है बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड वे में होगा, जहां पे आप चीजों को खुद क्रिएट कर सकते हो और ओन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेब 3.0 आप याद रखिए। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट में देखा जाए, वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे VLC is known as long range optical wireless communication. VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth. VLC has no electromagnetic interference. अब इसमें अगर देखिए पहला और फोर्थ स्टेटमेंट देखें, तो इट यूजेस द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, जहां पे ये डेटा दे रखा है कि ये जो वेवलेंथ यूज करता है 375 टू 780। अब इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे जो यूज हो रहा है एज अ सोर्स फॉर ट्रांसमिशन, वो लाइट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, वाईफाई के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, ये लाइट के रूप में सोर्स यूज हो रहा है। ठीक है, तभी हम इसको विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कह रहे हैं। सो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 से 780, मतलब जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये सही है। मतलब यहाँ पे रेडियो मीनिंग जीरो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इंटरफेरेंस इस पर बिल्कुल नहीं है। वाई, बिकॉज इट यूजेज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ। ठीक है, जो कि इस रेंज में है, दैट इज बियॉन्ड द रेडियो फ्रीक्वेंसी।
दूसरा देखिए, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, इट इज स्ट्रिक्टली शॉर्ट रेंज नॉट लॉन्ग रेंज। मतलब क्योंकि ये लाइट है तो इसका बहुत ज़्यादा आप मतलब लाइट जैसे वाईफाई है ना, उसमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए लाइट का यूज़ किया जाए, तो लाइट बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक रीच नहीं करेगी, तो शॉर्ट रेंज के लिए ही अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इट बोस्ट मैसिव बैंडविड्थ फार फास्टर देन ब्लूटूथ की बात करें तो ये भी सही बात है, ब्लूटूथ से ये ज़्यादा तेज है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, मेटावर्स कंटेक्स्ट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेसेस इज मोस्ट, आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेसेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू डोनेट एन इंटर ऑपरेबल network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of user who can exert property rights over virtual item। तो मेटावर्स कंटेक्स्ट में है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है मेटावर्स का दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन सी आई होप सभी को। तो मेटावर्स एक कलेक्टिव परसिस्टेंट वर्चुअल शेयर्ड शेप कंबाइनिंग, जैसे मान लीजिए ये सब मेटावर्स में क्या है कि आप जैसे मान लीजिए इस टाइप से ये आपने पहन लिया और उसके बाद जो वर्चुअल रियलिटी में जाके जैसे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी है तो जो रियल चीज़ है उसमें सर्टेन चीज़ें ऐड करके आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेट, तीनों को कंबाइन किया है। मतलब सपोज करिए मुझे पढ़ना है, अब मैंने कुछ चीज़ पढ़नी है, अब मैं जो मतलब अगर कुछ पढ़ रहा हूँ तो उसको उसी तरीके से विजुलाइज करके पढ़ रहा हूँ, तो वो भी एक मेटावर्स का ही हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें काम किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर न्यूज़ में था, तो ये क्या है। तो पम्प्ड, ये बेसिकली अगर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है, ये बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज पर्पस के लिए। देखिए जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हो कि वाटर को एक हाइट में लेकर जाते हो, ठीक है, पंप्ड करते हो, यहाँ पे ऐसे पंप किया, वाटर यहाँ स्टोर हुआ, और यहाँ पे क्या, ये पानी स्टोर्ड है, इसका मतलब ये एनर्जी स्टोर्ड है। जब जरूरत हुआ इसको खोला, पानी नीचे गया, टरबाइन घूमी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो रादर देन स्टोरिंग द इलेक्ट्रिसिटी यू आर स्टोरिंग द वाटर, और उसके बेसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज पर्पज के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, देखिए सेल के बैटरी और सेल के फंक्शन महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें एनसीईआरटी में भी चीज़ें मेंशन्ड है, बट आप एक बार रीड करके जरूर से जाइए। जैसे पिछली बार ग्राफाइट वाला पूछा था, जो कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, उस पर बेस्ड था वो। तो ये थोड़ा सा आपको गो थ्रू होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूछा है, इफ प्योर, यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू द फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसके कंटेक्स्ट में है। तो फ्यूल सेल मेनली, अगर हम फ्यूल सेल की बात करें तो वो क्या करते हैं कि फ्यूल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी है फ्यूल, जैसे जो सेल होते हैं, फ्यूल सेल होते हैं, तो उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि जो प्योर हाइड्रोजन फ्यूल सेल एमिट ओनली वाटर वेपर एंड हीट। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो प्योर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर। ये तो गलत ही बात है, फ्यूल सेल जो है वो लैपटॉप इन सब के लिए यूज होता ही है। तीसरा भी क्यों गलत है, लाइक स्टैंडर्ड बैटरी फ्यूल सेल नेचुरली प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट नॉट एसी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस नहीं करता, ये भी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन और फ्यूल ऑक्सीजन को यूज करके जो फ्यूल सेल है, इसका बाय प्रोडक्ट वाटर और हीट एग्जॉस्ट ही होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी कंटेक्स्ट में है। डायरेक्ट एयर कैप्चर की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसको गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। ये सब आपके टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे हैं, और पीवाईक्यूज में खास तौर से अगर देखा जाए तो ये ध्यान में रखना है। विथ रेफरेंस टू द डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट हैं, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट लो कार्बन फ्यूल। देखिए डायरेक्ट एयर कैप्चर, जैसे अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं ना, लाइक जैसा भी आप देखिए कि कार्बन कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, कि कार्बन जो भी एमिट होगा उसको कैप्चर करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो और यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि खास तौर से यहाँ पे जैसे मान लीजिए एयर है, उससे हमने CO2 को एक्सट्रैक्ट किया, उस CO2 को हमने कई पर्पस के लिए यूज़ किया। हमने उससे प्लास्टिक बना दिया, हमने उसको जैसे मान लीजिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना दिया, और उसको अंडरग्राउंड में मतलब इसको हम नीचे जो CO2 एक्सट्रैक्ट किया उसको नीचे हम स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्टोर कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में वो रीच ना करे, ऐसा भी जो है वो आपका पॉसिबल है, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं कार्बन नैनो ट्यूब के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कार्बन नैनो ट्यूब के कंटेक्स्ट में क्या है, तो कार्बन नैनो ट्यूब्स दे आर अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव सिलेंडर्स ऑफ रोल्ड ग्राफीन्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, ये आप देखोगे ऐसे अल्ट्रा सो कॉल्ड आपका ये अल्ट्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ऐसा रोल्ड स्ट्रक्चर है जैसा आप देख रहे हो ना, रोल्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से रोल्ड स्ट्रक्चर है। किसका बना हुआ, ग्राफीन का बना हुआ है, ठीक है, ये ग्राफीन का बना हुआ है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो यहां पे जैसे पहला कह रहा है दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी। इसका यूज हम कर सकते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ड्रग, किसी ड्रग को मतलब ड्रग डिलीवरी के लिए ये यूज हो सकता है इंसान के, ठीक है, मतलब दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक बात है। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी, मतलब इतने ये छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं कि इससे इसको मतलब जो हमारे ब्लड को कैरी करने वाली कैपिलरीज है ना, वैसा इसको यूज किया जा सकता है, ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर, ये भी ठीक है। और कार्बन नैनो ट्यूब्स आर ये बायोडिग्रेडेबल भी होती हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट आपके सही कि दे कैन बी मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब एनवायरमेंट में अगर मौजूद है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो दे आर बायोडिग्रेडेबल ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के कंटेक्स्ट में देखा जाए। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, सपोज निपा वायरस का आप एग्जांपल लीजिए। निपा वायरस के केस में बीमारी को ट्रीट करना, तो जो पेशेंट निपा वायरस से बचा है, सपोज करिए किसी को निपा वायरस हो गया है, मतलब निपा बीमारी हो गई है, निपा वायरस वो इन्फेक्टेड था, अब वो ठीक हो गया, तो उसके शरीर से ब्लड निकाला जाएगा, ब्लड से आप जो है एंटीबॉडीज लोगे और उसको जो है लैब में डेवलप करोगे, तो वो एंटीबॉडीज को बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और फिर उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को पेशेंट के शरीर में डाला जाएगा, ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो अगर देखा जाए तो मोनो दे आर मैन मेड प्रोटीन, सही स्टेटमेंट है, जैसा मैंने बताया मैन मेड ही है। उसके बाद दे आर सिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू ए स्पेसिफिक, क्योंकि देखिए ये अगर मान लीजिए आप एंटीबॉडीज बनाते हैं, दे आर जैसे निपा वायरस है, अब निपा वायरस से कोई इन्फेक्टेड था, उसके शरीर की एंटीबॉडीज निकाली और लैब में आपने डेवलप किया, अब उस एंटीबॉडीज को आप निपा वायरस के खिलाफ ही यूज करोगे, मतलब स्पेसिफिक टू द एंटीजन। ऐसा नहीं कि अगर वो मल्टीपल एंटीजन के लिए होगा तो पोलीक्लोनल एंटीबॉडीज होगी रादर देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही सही हो गया। तीसरा, ये वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपा वायरस के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया होता और उस बार रिपीट भी हुआ, इसलिए हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रोबायोटिक्स कंटेक्स्ट में। प्रोबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया और ईस्ट, कॉमन सी बात है, ये है द ऑर्गेनिज्म इज इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन गैट। अब ये गलत बात है कि वो नेचुरली ऑकर नहीं करते हैं, तो वो बिल्कुल है। दे कंसिस्ट ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस है और फ्रेंडली ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस, ये सब होते हैं। और ये जो दे लिव नेचुरली इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, नेचुरल मतलब ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे गट्स के अंदर मौजूद होता है और वो माइक्रोबायोम बनाते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो हमारी ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, ईस्ट और ये सब है, हम ये सब चीज़ें जो खाते पीते हैं तो वो उससे वो बैक्टीरिया तेजी से अपना ग्रो करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए जो प्लांट सेल होता है उसकी जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल की बनी होती है, जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। और जो एनिमल सेल्स होता है उसकी जो कवरिंग होती है वो आपका प्लाज्मा की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होता है, ठीक है। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में होता है, इसमें नहीं होता। वैक्यूल होता है जो स्टोरेज के लिए होता है, प्लांट में बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें, प्लांट सेल्स ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अच्छा, प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, तो ये सेकंड तो गलत हो गया। मेच्योर प्लांट सेल्स हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल एन एनिमल सेल्स हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेच्योर प्लांट सेल्स है इट हैज लार्ज वैक्यूल, ठीक है, मतलब प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल की साइज होती है जिसमें स्टोरेज करता है वो बड़ा होता है, सही बात है, और एनिमल सेल्स में वही छोटा होता है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं ईवी बैक्टीरिया कंटेक्स्ट में देख लिया जाए तो ये अभी इसी साल का है प्रश्न, पिछले साल का है प्रश्न, तो इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो है सो कॉल्ड जो ग्रेफाइड है वो एक तरीके से एनोड के रूप में यूज़ होता है, बाकी आप याद रखिएगा ग्रेफाइड एनोड के रूप में यूज़ होता है, बाकी कैथोड के रूप में यूज़ होता है। लिथियम, निकल और कोबाल्ट, ये आपका कैथोड में यूज़ होता है और ये एनोड में यूज़ होता है, ये आप रट लीजिएगा, चाहे क्या पता रिपीट कर देंगे लोग। फिर आ जाता है आपका विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट मिशन के कंटेक्स्ट में इन्होंने पूछा हुआ है। तो एस्ट्रोसैट की बात करें तो अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू द स्पेस।
तो देखिए इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ने भी ऑलरेडी कर रखा है, तो ये गलत हो गया। एस्ट्रोसाइट इज अ 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये भी इनकरेक्ट है। जो फिजिकल डायमेंशन जो इसमें पूछा है वो रॉन्ग है। एस्ट्रोसाइट हैड अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 1513 kg है, ठीक है, और आपका एंड वॉज प्लेस्ड इनटू 650 किलोमीटर है, नॉट 1650। कुल मिला के एक चीज़ सीखिएगा, ऐसा ज़बरदस्ती का डेटा कोई दे तो अगर आपको श्योर नहीं है तो गलत होगा, ठीक है। कई बार एक्सेप्शन है बट ये गलत होता है, ये पॉइंट याद रखना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। तो ये सारे मैंने PYQs फटाफट आपको रिवाइज करा दिए जितना जल्दी हो सकता है। तो और एक डिटेल्ड सेशन भी है, गो थ्रू आप हो सकता है, एक बड़ा डिटेल्ड सेशन भी है, 4 घंटे का है, तो आप मुझे बताइएगा अगर उसका सेकंड पार्ट भी चाहिए होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, PYQs के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारा एक साथ आपको डिस्कस कर दिया, थोड़ा तेज कराया है लेकिन आई होप आपके लिए यूजफुल जो है ये जरूर से जरूर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, फिर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ठीक है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप लोग जरूर से जुड़िएगा, टॉप रैंक इस बार अनअकैडमी से भी है। अब देखेंगे ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, इसमें आपका सारा UPSC का प्रिपरेशन इंक्लूडेड है, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इस अमाउंट के अंदर। तो ये आज ऑफर खत्म हो रहा है, सारे जितने भी बैच कोर्सेज हैं उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। ये जितने सारे बैच कोर्सेज आपके लॉन्च हुए इनका आप हिस्सा बन सकते हैं। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका होना है 3 मई को, उसका भी आप हिस्सा जरूर से जरूर बने। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से हाईलाइट करिएगा क्या ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।